सीटेट इन्फोर्समेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के कंटेंट पार्ट का सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले हम लोग ईवीएस का कंटेंट पार्ट कर चुके हैं जो कि 15 मार्क्स का है। आप प्लेलिस्ट में जाकर ईवीएस के कंटेंट पार्ट देख सकते हैं। देखो दोस्तों, प्रीवियस ईयर का ये फ़ायदा होता है कि हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि सीटेट पूछना क्या चाह रहा है, और ईवीएस का जो 15 मार्क्स है वो तो बिल्कुल हूबहू रिपीटेड हो जाएगा। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछ सकता। आप खुद सोच के देखो एक बार कि 23 सेट में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 23 सेट में एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 30 क्वेश्चन हर पार्ट के हैं। तो सोच लो आपके पास कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। ये देखो, टोटल क्वेश्चन 690 हो रहा है। मान लो मैथ्स का ही तो 690 क्वेश्चन मैथ्स का हो रहा है, तो ये कम नहीं हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा हुआ। 690 क्वेश्चन जो है आपका मैथ्स का हो रहा है। ठीक है, आप देख लो यहाँ टोटल सेट हो रहा है 23। ठीक है, ये 16/12/2021 का पेपर है। ये पहला वीडियो है और पार्ट 1 है। चलिए बिना समय गंवाए हुए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसकी पहली पंक्ति में 11 जोड़े, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े, तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास कुल कितने सेब हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर हमको खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, जोड़ा बराबर क्या होता है? जोड़ा हम किसको कहते हैं? जोड़ा दो को कहते हैं। ठीक है, जोड़ा दो को कहते हैं। तो 3 पंक्ति ए बी सी, तो पहली पंक्ति में कितना है? 11 जोड़ा, यानी 11 दूना 22। ठीक है, दूसरे में कितना है? 22 दूना 44, और तीसरे में कितना है? 33 दूना 66। 11 दूना 22 आप लिखोगे। ठीक है, 22 दूना 44 हो जाएगा और 33 दूना 66 हो जाएगा। ठीक है, तो पंक्ति ए में 22 सेब था, पंक्ति बी में 44 सेब था। ठीक है, और पंक्ति सी में कितना? 66 है। तो टोटल एप्पल की जो बात कर रहा है, टोटल एप्पल की हम ऐड कर देंगे 22 + 44 + 66। तो इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 132, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है बस और आंसर आपको मिल जाएगा। जोड़ा यहाँ बस क्या देखना था कि जोड़ा कितना को कहते हैं? 2 को कहते हैं। और पहले पंक्ति में बोला था कि 11 जोड़ा है, यानी कि 22 सेब होगा। दूसरी पंक्ति में 22 जोड़ा बोल रहा है, यानी कि 44 सेब होगा। तीसरे पंक्ति में 33 जोड़ा बोल रहा है, यानी कि 66 सेब होगा। ठीक है, तो टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 132 सेब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या, सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है? विषम होती हैं। ठीक है, तो पहले तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या हम लोग प्राइम नंबर को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्राइम नंबर को कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो या तो खुद से कटे, ठीक है, या फिर एक से कटे। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए। एग्जाम्पल आपका हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और इसी प्रकार बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है? तो जी नहीं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम कैसे हो जाएंगी? आप यहाँ देखो क्या बोला हमको कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या हो जाएगी। पर इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये क्या है? ये है सम संख्या। ठीक है, ये क्या है? आपका सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाती है। और विषम संख्या हम किसको बोलते हैं? जो 2 से विभाजित ना हो, जो कि 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13। तो ये देखिए, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या नहीं होती, क्योंकि 2 जो है वो सम होता है। ठीक है, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 ही होती है। तो हम आपको ऑप्शन हटाना भी सिखा रहे हैं, यानी कि एलिमिनेट करना भी सिखा। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पहला दे रहा है कि स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जो कि गलत है। तो ये पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही हट गया। अब इसमें देखिए, दूसरे वाले ऑप्शन में कोई पहला नहीं है। ठीक है, तो ये अभी सही है। तीसरे वाले में देखिए, इसमें भी पहला नहीं है, सही है। चौथे वाले में भी पहला नहीं है, तो ये भी अभी सही है। अब हम देखते हैं कि अगला लाइन क्या हो रहा है। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती है। क्या कह रहा है कि एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती है। तो आप ध्यान से देखोगे, जो एग्जाम्पल है, फिर से हम एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, और हमको बोल रहा है कि
एक अंक वाली जो होती है वो केवल 5 अभाज्य संख्या, केवल यहाँ देखिए केवल वर्ड यूज किया मतलब सिर्फ 5, लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिएगा एक अंक वाली 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये तो 2 अंक वाली हो गया ना, 11, 13, 17 ये 2 अंक वाली हो गया अभाज्य संख्या है। तो कितना हो गया, 4 होता है। तो आपका ये भी आंसर क्या हो गया, गलत। अब जिसमें दूसरा होगा वो गलत हो जाएगा। अब इसमें दे रहा है क्या दूसरा, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब हम अगले में चलेंगे। ये हो गया तीसरा में नहीं दे रखा है, चौथा में। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, ये तीसरा और चौथा। बट हम आपको तीसरा और चौथा भी एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि वो क्यों सही है। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर तीसरे में क्या कह रहा है आपको, और स्टेटमेंट नंबर तीसरे में कह रहा है अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। तो हाँ, क्यों अपरिमित रूप से अनेक इसलिए है क्योंकि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 इस तरह आप बढ़ते चलिएगा, 19 भी होगा। ठीक है, इस तरह आप बढ़ते चलेंगे तो अनगिनत हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। और क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, केवल 2 गुणनखंड। अगर 2 को लीजिएगा तो 2 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। अभाज्य संख्या का परिभाषा ही हम बता दिए हैं, वैसी संख्या जो या तो खुद अपने आप से कटे या फिर 1 से कटेगा। इसको आप कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि एग्जामिनेशन के लास्ट समय में आपको रिवीजन करने का सही मतलब रिवीजन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, और क्वेश्चन को बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका इसका सही जवाब मिल गया, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है और अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। मान लीजिए ये 23 है, तो 23 का फैक्टर क्या हो जाएगा, या तो ये 1 होगा या फिर ये 23 होगा। इसी तरह अगर आप 11 का भी लेते तो ये क्या हो गया, या तो 1 होगा या फिर खुद 11 से कटेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूल की एनएसएस इकाई में प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया गया है। एक प्रयोजक उन्हें इस काम के लिए 28.5 kg, ये 28.5 kg है, किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को ये चीनी बांटी जाएगी। तो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए मान लीजिए कि आपके पास 10 टॉफ़ी है। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफ़ी देना है, 2 टॉफ़ी देना है। तो आप कितने बच्चे में बांटोगे, तो 10 टॉफ़ी को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो कितना हो जाएगा, आप 5 बच्चों में बांट पाओगे। इसी तरह हमको ये क्या कह रहा है कि अगर 3/4 किलोग्राम आपके पास चीनी है, 3/4 किलोग्राम चीनी है, और उसको 28.5 kg में से हर बच्चा को 3/4 किलोग्राम देना है। तो इसको पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 28 दूना 56, 1 57, 57/2। फ्रैक्शन कैसे तोड़े हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले से ऐड कर देते हैं। तो 57/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 3/4 किलोग्राम। ठीक है, 3/4 किलोग्राम। जैसे 2 को नीचे किए थे उसी तरह 3/4 किलोग्राम। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, बच्चे की संख्या मिल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा इसका साइन। ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 से 19 टाइम में ये 15 कट जाएगा, 57 कट जाएगा। तो 19 2 जा 38, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, तो इस तरह हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसका जवाब देना है। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो गया 38 हो गया। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताए थे कि किसी क्लास मतलब 10 टॉफ़ी है और 2-2 टॉफ़ी हर एक बच्चों का देना है। तो क्या करेंगे हम, 10 टॉफ़ी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल नंबर में ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब बच्चों 5 बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि पूर्णांक के संबंध में, यानी कि इंटीजर, पूर्णांक किसको बोलते हैं, इंटीजर को। पूर्णांक के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पूर्णांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो हमको देखना है कथन ए क्या देखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव, यहाँ ध्यान दीजिएगा सदैव वर्ड यूज कर रहा है। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, अब आगे देखते हैं इसको क्या है, ये स्टेटमेंट सही है या कि नहीं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, मान लीजिए 1 गुने 1 क्या आ गया, 1 ही आ गया। ठीक है, अब अगला करें 2 × 2 4, यानी कि बराबर भी है, ये तो बराबर हो गया, या ये उससे अधिक आ गया। पर अगर वही -2 × 2 कर दे तो ये -4 आ जाएगा, यानी कि आपका ये छोटा हो जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर मतलब समझे, पहले हमको इंटीजर बता देते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर एक ऐसी संख्या होती है जिसमें पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ये +1 हो गया और ये जीरो हो गया। आप लोगों ने देखा होगा -2, ये इंटीजर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये +2। तो इंटीजर हम किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसमें पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो संख्या और जीरो भी हो, ठीक है। तो 1 × 1 किए तो 1 हो गया, 2 × 2 किए तो 4 हो गया, -2 × 2 किए तो -4 हो गया, जो कि छोटा हो गया। और ये क्या कह रहा था कि या सदैव बराबर होगा या फिर उससे अधिक होगा, बट यहाँ क्या हो गया, छोटा हो गया, इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। अब हम एडिशन वाले देखते हैं। दो संख्याओं का जोड़, यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। इसमें भी कह रहा है सदैव, ध्यान दीजिएगा, सदैव की बात कर रहा है। तो दो संख्याओं का जोड़ अगर हम करें, दो संख्याओं का जोड़ अगर 1 + 1 करते हैं तो 2 होता है, ठीक है। ये 0 + 0 करते हैं तो ये 0 आता है, ये भी ठीक है। अगर वहीं हम -1 + 1 कर दें तो ये फिर 0 हो गया। तो क्या हुआ, ये संख्या क्या हो गया, बराबर तो हुआ, यहाँ आप देखेंगे बराबर हो गया, उससे अधिक यहाँ देखेंगे उससे अधिक हो गया, पर यहाँ क्या हुआ, ये संख्या छोटा हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट, दोनों अ और ब सत्य है, ये तो गलत ही। दोनों अ और ब असत्य है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब देख लेंगे तीसरे में क्या दे रखा है। तीसरे में दे रखा है असत्य है लेकिन ब सत्य है, तो हमारा अ भी गलत था और बी भी गलत था, ठीक है। अ असत्य है लेकिन ब सत्य है, दोनों मेरा असत्य है, इसलिए ये ना तो ये आंसर हुआ ना ये आंसर हुआ, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है, मतलब रिंकी को है उसके पास जलेबी की कितनी थाली है, 3 थाली है, जिसमें थाली अ, थाली ब और थाली स है। थाली अ में केवल कितना है, थाली अ में केवल 1 जलेबी है, ठीक है। थाली ब में कितना है, 5 जलेबी है, और थाली स में कितना है, 3 जलेबी है। वही 3 थालियों में बराबर जलेबियाँ रखना चाहती है। अब वो क्या करना चाहती है, 3 थाली में बराबर रखने। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन दे रखा है उसमें से हमें चुनना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो थाली मान लीजिए आपका कोई रिंकी है जिनके पास थाली क्या है, A, B और C। पहले वाले थाली में 1 जलेबी है, दूसरे वाले में 5 है और तीसरे वाले में क्या है, 3 जलेबी है, तो हम लिख दिए। अब क्या बोल रहा है कि हमको इनको बराबर भागों में बांटना है, तो बराबर भागों में बांटना है तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, 1 + 5 + 3, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 5 3 8 9 आ जाएगा, ठीक है। टोटल आ गया 9। अब इनको 3 भागों में इक्वल बांटना है, तो 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 3, 3 3 जा 9। नोट्स आप अपने फेयर कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 3 3 हमको हर थाली में रखना है, तो हम क्या करेंगे, A, B और C। यहाँ जो 5 था, अब यहाँ जो 5 है, तो ये तो 3 है, तो ये तो सही हो गया। अब इस 5 में से अगर हम इसको 2 दे देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगर इसको हम 2 दे दिए तो ये 3 हो गया। अब बी 2 इसमें से 5 में से 2 चला गया तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, यानी कि अब बराबर हो गया। लेकिन कैसे बराबर हुआ, बी से हम ए को 2 जलेबी दिए हैं, ठीक है। तो थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रखना, तो हमारा यही स्टेटमेंट सही है। अब अगला स्टेटमेंट गलत है कि सही है, थाली ब और थाली स में 1 1 जलेबी उठाकर थाली अ में रखना है, बिल्कुल गलत हो गया। तीनों थालियों में बराबर जलेबी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ देखिए क्या है, बराबर जलेबी हुई है, ठीक है। अब हम अगले ऑप्शन में चलेंगे, थाली अ में 1 जलेबी उठाकर थाली स, जबकि हम थाली ब से उठा के हम अ में रखे हैं, ठीक है, वो भी 1 नहीं 2 जलेबी, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दे रखा है कि यदि 6 और 7 का लघुत्तम समावर्तक x y के लघुत्तम समावर्तक का आधा है, यदि x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा, ठीक है। तो 6 और 7 का लघुत्तम समावर्तक, एक बार फिर से पढ़िए, 6 और 7 लघुत्तम समावर्तक x y। अब देखिए x y लघुत्तम समावर्तक का आधा है, यदि x का मान 12 है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे 6 और 7 का लघुत्तम समावर्तक किसके आधा है, x y के आधा है, और यहाँ आपको x का वैल्यू 12 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, ये y हो गया, ये 2 हो गया, 2 से
6 टाइम्स में कटी है और ये 6 से ये 6 कटी है, तो आपको बचा क्या, ये 7, y इजकल टू 7, ठीक है, y इजकल टू 7, ध्यान से देखिए y इजकल टू 7 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस हमें ध्यान से पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित में से 2.9 इंटू 7.49 डिवाइडेड बाई 11.59 का सबसे अच्छा सन्निकटन कौन सा है, यानी अप्रॉक्स में जो हम निकटतम नंबर लिखते हैं वो कौन सा है। तो 2.9 को ये 9, हम इसको कैसे लिखते हैं, जैसे ये 7.49 है, 7.49 है, तो ये 9 की वजह से 5 से जहाँ ज़्यादा होगा ये इसको क्या कर देगा, एक पावर दे देगा, तो 7.5 हो गया। अब ये भी 5 है, तो 5 से इसको क्या कर देगा, 8 कर देगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 8। अब 2.9 है, 2.9 क्या किया, इसको पावर दे दिया, तो ये क्या हो गया 3, ठीक है। अब 11.51 है, अब ये 5 क्या किया, ये 1 तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन 5 क्या कर देगा, इसको 12 बना देगा, तो ये हो गया 3 इंटू 8 इंटू 12। अब यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो 3 इंटू 8/12 है। अब ये ऐसा क्यों होता है, आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब देखो अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, अगर ये 2.4 हो तो ये इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता, कोई भी बदलाव इसमें नहीं होगा। पर वहीं अगर ये 2.5 हो जाएगा तो ये 2.5 होने के बाद ये सीधे 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 5 हो या 5 से अधिक हो तो वो अगले वाले नंबर को एक पावर दे देता है अप्रोक्सीमेशन में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमको ध्यान से पढ़ना है, देखिए क्वेश्चन क्या देख रहा है, क्वेश्चन 8। जया जो है पहली कक्षा में, मतलब पहली कक्षा की कोई बच्ची है, ठीक है। जया, शिक्षिका ने उसे चित्र कार्ड दिए, मतलब चित्र का कार्ड चित्र जिसमें चित्र बना हुआ होगा, घड़ी की एक बैटरी है, संतरा है, आइसक्रीम कोन है, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील ग्लास की सारा चीज़ वो जया क्या करती है, जया मतलब शिक्षिका जो है उस बच्ची को चित्र काट देती है। शिक्षिका ने जया को ऐसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा, उसने उठाया घड़ी, एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा, उसने उठाया घड़ी की बैटरी, मतलब क्या उठाई, घड़ी की बैटरी उठाई, मोमबत्ती उठाई, स्टील का गिलास उठाया, उसने सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया जो है, ठीक है। तो किस चीज़ के आधार पर वस्तुओं को मतलब चुनती है, तो पहला क्या उठाई है उसने उठाया बैटरी। देखिए मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है, पर बैटरी का कुछ आकार इस टाइप का होता है, ठीक है, पेंसिल बैटरी समझ लीजिए या जो भी बैटरी समझ लीजिए। इसके बाद क्या उठाया उसने, मोमबत्ती उठाया है, तो मोमबत्ती भी सिलेंड्रिकल होता है जो कि हम बेलनाकार होती है, ठीक है। ये हमारा मोमबत्ती जल रहा है, ड्राइंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। और ये स्टील का गिलास है, ये भी बेलनाकार होता है, ठीक है। तो अब जो बच्ची जो चुनी है वो वस्तुओं की ऊंचाई के आधार पर चुनी है, तो नहीं ऊंचाई के आधार पर, क्योंकि ये छोटा है, ये लंबा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ठीक है। तो वस्तुओं की ऊंचाई का ऑप्शन गलत हो गया। बेलनाकार वस्तु, हाँ ये सही है, क्योंकि सारी जो वस्तु है वो क्या है, बेलनाकार है। अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, अगला ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, वस्तुओं का भार। तो वस्तुओं का भार तो यूं ही गलत हो गया, क्योंकि हो सकता है बैटरी हल्का हो, मोमबत्ती उससे भी हल्का हो, ग्लास भारी हो, तो वस्तुओं के भार पे तो वो नहीं चुनती है, ठीक है। गोलाकार वस्तु सिर्फ एक था जो कि आपका संतरा था, ये रहा संतरा, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों सामान जो है वो बेलनाकार वस्तुओं के आधार पर चुनती है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा पढ़ के कॉन्सेप्ट लगा के आप एक नोट्स बनाते हुए चलिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर हालत में कर लीजिएगा, इसके बाद भी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और ये सजेशन भी कुछ भी देना है वो भी बता सकते हैं, ताकि हम उसको सुधार करके और आपको अच्छा वीडियो बना के आपकी मदद कर सके, ठीक है। अब जैसे बता रहा है कि सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे एक मतलब घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश के कोण घूम लेगी, मतलब ये मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है, ये यहाँ 6 बजता है, ये घंटे की सुई हुई 6:06 AM हो गया, और ये दोपहर के 3, यहाँ देख लीजिए 3 PM हो रहा है। तो घड़ी यहाँ से चलना शुरू की है, टिक 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 टिक, यहाँ से यहाँ पहले, फिर यहाँ आई, ठीक है, फिर यहाँ से फिर यहाँ गई, फिर यहाँ से ये यहाँ आई है, ठीक है। तो एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे
आप जो स्ट्रेट लाइन प्रोटेक्टर होता है उस पर ये कितना एंगल डिग्री का कोण बनता है, इस पर बनता है 180। अब इसी लाइन को हमने क्या किया है, इसको कुछ यूं कर दिया है, ये समझिए कि ये जो है लाइन अब यूं है, तो ये टोटल कोण कितने का बना, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये 90 डिग्री, एक सेकेंड, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये भी 90 डिग्री हो गया। तो 93 जब आप करेंगे 270 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। कुछ भी है, एक घड़ी बना दिया है बस, उसने बोला है कि ये 6 बजे से शाम को 3 बजे तक वो कितना एंगल बनाएगी, तो यहाँ से ऐसे गया, तो हम यहाँ जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पूरा 180 का होता है, स्ट्रेट लाइन जो होता है पूरा 180 का होता है। तो ये यहाँ से गया, तो यहाँ एक राउंड चक्कर कंप्लीट हो गया स्ट्रेट लाइन का, तो 180 डिग्री तो ये यहाँ बना लिया, और यहाँ के बाद फिर से ये इधर आई है घड़ी, यहाँ से चल के यहाँ तक गई, और यहाँ से चल के फिर यहाँ तक आई, तो ये 90 डिग्री और 180 में आई, या तो 180 में 90 जोड़ दीजिए, तो ये भी 0 नॉट 77 1 1 2 270 डिग्री, या फिर 90 डिग्री का कोण बनाइए, 90 तो 90 तिया 270, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से हमें इसको छोटा करते हुए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में लाएंगे। पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर पार्ट 3 में कंप्लीट हो जाएगा हमारा एक सेट, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीरियल वाइज मिलेगा, इसलिए ये टेंशन नहीं लीजिए। अगर कोई सजेशन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। क्या बता रहा है कि एक आयत है जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर को बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब जिस चीज़ को भी आप गिन सकते हैं वो सारा क्या हो गया, हमारा नेचुरल नंबर हुआ। का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग 24 वर्ग सेंटीमीटर, उसका परिमाप नहीं हो सकता। मतलब इसमें बोल रहा है कि जो भी आएगा वो परिमाप नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा, यानी कि इसमें से जो गलत होगा वो हमारा आंसर होगा। तो नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, चाहे वो CDP हो, मैथ्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। चलते हैं, तो बात करते हैं एक रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमको ना लेंथ दे रखा है ना ब्रेथ दे रखा है, बस बता रखा है कि 24 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ना हमको L पता है ना B पता है। फिर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, परिमाप आपका हो जाता है 2 इंटू 2 ब्रैकेट में L प्लस B ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आप देखिएगा कि हमें क्या देख रहा है, 24 का फैक्टर निकालेंगे, 24 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ताकि हमको लेंथ इंटू ब्रेथ निकल जाएगा, ठीक है। तो 24 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 24, 2 से भी 12 टाइम्स में कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 6 टाइम में, 3 से 8 टाइम्स में जाएगा, 3 से 8 टाइम्स में आपका जाएगा, 4 से 6 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा फैक्टर है। अब हम हर वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आता है। तो क्या बोल रहा है कि उसका परिमाप नहीं हो सकता, तो परिमाप वाले में वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला हम चेक करेंगे ए, तो ए में क्या कह रहा है कि लेंथ हमको लेना है 1 और ब्रेथ लेना है 24, तो फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस बी। अब हम क्या किए, 2 को 2 रहने दिए, L की जगह पे 1 डाले और B की जगह पे 24 डाले, तो क्या हो गया, 24 1 25 और 25 दूना 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 50 सेंटीमीटर कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो हमारा 50 सेंटीमीटर तो नहीं है। अब बी में चलते हैं, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है फिर से वही फार्मूला है 2 ब्रैकेट ओपन L प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 प्लस 12, अब ये हो गया 12 2 14, 14 2 28, ठीक है। तो 28 हमारा है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अब सी में वाले ऑप्शन में चलते हैं, सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है 2L प्लस बी। अब इसको फिर से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ देखिए 3 और 8 है, तो 2 3 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 8 2 10 1 11, 11 दूना 22, तो ये 22 हो गया, 22 भी हमारा आंसर है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब डी देखते, डी का क्या है, डी 4 इंटू 6 आपका जो है वो लेंथ इंटू ब्रीथ है, L प्लस बी कर दिए, ये 2 हो गया और ये हो गया
4 + 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते तो कितना आ गया, 6 4 10 और 10 दूना 20, यानी कि हमारे पास कौन कौन सा आ गया, हमारे पास आ गया 50, हमारे पास आ गया 28, हमारे पास आ गया 22, हमारे पास आ गया 20। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, यानी कि 20 तो है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी 20 है यहाँ तो 20 नहीं हुआ, 22 है तो 22 भी हमारा आंसर नहीं होगा, 28 है तो 28 भी हमारा आंसर नहीं होगा। होना चाहिए था कितना, 50, बट यहाँ दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ क्या कर रहा है कि उसका परिमाप नहीं हो सकता, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो है वो परिमाप नहीं हो सकता। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। दोस्तों आज के लिए बस इतना, ठीक है। और आगे की वीडियो में हम पार्ट 2 में अगला 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कोई भी सजेशन हो बिल्कुल बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, और कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप हमको बताएं, हम फिर से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।